दाग हमको एक धब्बे के समान लगते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। एंड देन आफ्टर wrinkles, जो हम wrinkles एक एजिंग साइन रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही टेंशन लेने वालों को, बहुत ही एंशियस लोगों को ये जो wrinkles है बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम एज में आना चालू हो जाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द वरी रीजन फॉर ऑल ब्यूटीफुल लेडीज को बहुत टेंशन में रहना, बहुत एंशियस होना चालू हो जाता है उनका कि भाई मेरे में ये जो रिंकल्स आई है, ये जो झुर्री आई है, ये क्यों आई है करके उनका टेंशन इस कारण बढ़ जाता है। मेलिस्मा एक बहुत ही वरिंग कंडीशन है। ऑल द लेडीज, सभी लेडीज में एक पाया जाता है कि जैसे ही मेनोपॉज चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ दाग धब्बे या तो छोटे वॉट्स आना चेहरे पे ये चालू हो जाता है। इट इज रिलेटेड विद द हार्मोनल चेंजेस। मेलिस्मा का ऐसा कोई कॉजेशन आज तक के टेक्स्ट में तो दिया नहीं है, लेकिन इट इज नियर अबाउट रिलेटेड विद द हार्मोनल चेंजेस। जैसे ही मेनोपॉजल कंडीशन आना चालू हो जाता है, हमारे चेहरे पे कुछ लोग ही इससे सफर करते हैं, ब्लैक दाग आना चालू हो जाता है और वो बहुत ही भद्दा दिखता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा वरी में रहते हैं, बहुत एंशियस रहते हैं। और लास्ट यहाँ पे दिखाया गया है फेशियल हेयर्स। ये बहुत ही अगेन रिनाउंड या तो अलार्मिंग सिम्टम है आज के इरा में, आज की बच्चियों में, न्यू जनरेशन में। बहुत सारी न्यू जनरेशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारी बच्चियों को स्किन हेयर्स, फेशियल हेयर्स आना चालू हो गए, वो बहुत ज्यादा दिखते हैं। अगर आप इस चीज से कंपेयर करो कि पहले के लोग और अभी की जनरेशन, जो लड़कियां हैं अभी की और पहले की जनरेशन की लड़कियां, तो आपके पहले की जनरेशन में 90 में से एक आध लड़की को दिखते होंगे, 100 में से कैन से 5 लोगों को। और आज मैक्सिमम लोगों को फेशियल हेयर्स आना चालू हो गया है। तो क्या कॉजेशन तब भी वही थे, कॉजेशन अब भी वही है, लेकिन ये डिफरेंस क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम आगे देखेंगे। सो आपने ये सारी कंडीशंस देख ली है कि आपको अगर फेस हेल्दी बनाना है, फ्रेश बनाना है, ब्यूटीफुल लुकिंग बनाना है, तो ये सारी चीजें हमारे फेस पे नहीं चाहिए हमको। ये सारा एक्ने, पिंपल्स, वॉट्स, डार्क सर्कल, सन टैन, व्रिंकल्स, मेलास्मा हमको नहीं चाहिए। तो हमने इसके लिए क्या करना चाहिए? एंड दैट आई फील दैट यू फील अगेन कि अनहेल्दी फेस, इसको हम अनहेल्दी फेस बोलते हैं, नॉट होम्योपैथिकली, इन जनरल हम इसको अनहेल्दी फेस बोलते हैं। सो इन सारे कंप्लेंट्स का मैं अलग अलग रीजन तो नहीं बताऊंगी, अलग अलग कॉजेशन तो नहीं बताऊंगी, इसका एक साथ मैं आपको कॉजेशन बताने की कोशिश करती हूँ कि ये सारा चीज सबसे पहले अगर इसका कॉजेशन देखा जाए तो स्ट्रेस एंड एंजाइटीज। मैंने पहले भी बताया कुछ वक्त पहले कि भाई ये सारे डिसीजेस जो है आपका फेस पे, आपका बॉडी पे जो भी डिसीजेस आती है, आपका इनर सेल्फ से आती है। आपका माइंड जैसे जैसे वर्क करता है, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस लेवल या तो एंजाइटीज बढ़ते जाती है, आपकी सारी पैथोलॉजीज आना चालू हो जाती है। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन फेस। तो फेस पे स्ट्रेस और एंजाइटी कभी भी आप महसूस कर सकते हो। आप सामने वाले इंसान को देख के पहचान लेते हो कि आज क्या हुआ है, तेरे को कुछ प्रॉब्लम है क्या। मीन्स आपका फेस इज द मिरर, आप पता चल जाता है कि आपके फेस पे क्या, आप उसको हेल्दी बोलेंगे? नहीं, दैट इज अनहेल्दी फेस। तो आपको ये सारा स्ट्रेस और एंजाइटी जो कॉजेशन है वो निकाल लेना चाहिए वहां से। देन सेकेंड थिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड हार्मोनल चेंजेस। सो आपने देखा होगा कई बार बच्चियों में जैसे ही मीनार आ जाती है, पिंपल्स आना चालू हो जाता है, फेशियल हेयर्स आना चालू हो जाते हैं। सो ऑल दिस स्टफ, ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो ये ऐसा क्यों कि कुछ बच्चियों में आते हैं और कुछ बच्चियों में नहीं दिखते। कुछ बच्चियों में जो स्किन पे बहुत बड़े बड़े पिंपल्स आते हैं, कुछ बच्चियों में नहीं होते हैं। कुछ लड़कियों में आप देखते हो फेशियल हेयर्स बहुत आते हैं, कुछ बच्चियों में नहीं होते हैं। सो इज दैट द हार्मोनल इम्बैलेंस एवरी टाइम? नहीं, ऐसा भी नहीं है। किसी में थायराइड डिसीज होता है, किसी में ओवियर पीसीओडी जो हम बोलते हैं आज के, इसमें बहुत ही कॉमन डिसीज है। 100 में से 95% लड़कियों को पीसीओडी पाया जाता है, थायराइड प्रॉब्लम पाई जाती है। एंड इसकी वजह से बहुत ही हेयर ग्रोथ और पिंपल्स आना और बाकी के स्किन प्रॉब्लम्स, फेशियल प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कॉजेशन है। और मैं यहाँ पे एक बोलना चाहूंगी कि जैसे ही पीसीओडी के लिए आप हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना चालू करते हो, जैसे ही हार्मोनल ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, उससे आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, कम कभी नहीं होते हैं।
ये मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। अगर आप गूगल सर्च मारेंगे तो आपको हार्मोनल जो भी पिल्स है उसकी साइड इफेक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। देन अनहेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल, वी आर ऑल नोइंग कि अनहेल्दी फूड और लाइफस्टाइल आपके स्किन पे बहुत अफेक्ट करता है। डेफिनेटली वो स्किन फेस की हो चाहे कहीं और की हो, वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। इवन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है चॉकलेट्स एंड अल्कोहल। सो मैंने कई बार देखा है बच्चियों में जब वो पिंपल्स का लेके आती है तो ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चियों में चॉकलेट का क्रेविंग्स रहता है तो उनमें पिंपल्स बहुत ही डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना, उनको पिंपल्स बहुत ज्यादा आता है। तो चॉकलेट्स की हैबिट हमको उनकी कम करनी चाहिए। नाउ जेनेटिक टेंडेंसी, आपने पाया होगा हेरिडेटरी टेंडेंसीज बोलते हैं, मम्मी बोलती है हाँ मेरे को भी थे, बच्ची को तो आना ही है। सो दीज आर द हेरिडेटरी टेंडेंसीज आल्सो। ये सारे स्किन प्रॉब्लम हेरिडेटरी टेंडेंसीज से भी आते हैं। नाउ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहे, अगर जिंक का आप में कमी हो तो वॉट्स आना चालू होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन में कमी है बॉडी में तो आपके डार्क सर्कल आना चालू होते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी है तो पिंपल्स और मेलेज्मा, आयरन की कमी होने के कारण जो आप मेलेज्मा बोलते हैं स्किन पे मेनोपॉजल के टाइम जो स्किन पे दाग आना चालू हो जाते हैं, तो वो जो ब्लैक धब्बे होते हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो हमको ये सारी डेफिशिएंसी बॉडी से निकाल लेनी चाहिए। देन सम वार्ड्स यानी मस्से जो वायरसेस की वजह से होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा डिसीज कंडीशन रहती है उसमें वायरल वार्ड्स पाए जाते हैं। आप अगर एक आध वार्ड्स कॉटराइज करके निकाल लेंगे तो आपने पाया होगा कि वो फिर से दूसरा आता है। ये क्यों आता है? एक तो वो टेंडेंसी होती है कि जो बाहर आउटग्रोथ होती है वो किसी कारण के वश होती है, तो आपको उसको अंदर से ठीक करना चाहिए, एक रीजन। दूसरा, अगर वो वायरस के कारण है तो जो वहां से ब्लड निकलता है वहां पे जो वायरस है वो बाजू वाली स्किन पे फैलना चालू हो जाता है एंड अगेन व्हाट्स कम आउट। सो दिस इज आल्सो कॉन्टेजियस, ये कॉन्टेजियस भी होते हैं। अगर आप एक दूसरे का टॉवेल यूज कर लो, सोप यूज कर लो, तो ये कॉन्टेजियस भी होते हैं। सो वायरल वॉर्ड्स आर ऑलवेज कॉन्टेजियस। देन अल्ट्रा वायलेट रेज, अगेन बताया गया है सन टैन जो होता है, सन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मेलेज्मा भी होता है उसकी वजह से, देन सन टैन भी होता है। एंड सम मेडिकेशन, हमने अभी भी कोरोना में पाया गया है कि बहुत सारे लोगों ने स्टीरॉइड्स लिए हैं। डेफिनेटली उन स्टीरॉइड्स का स्किन पे बहुत गहरा असर होता है, आपके फेस पे भी उसका बहुत असर होता है। देन कभी ना कभी मैरिड वुमन हार्मोनल पिल्स लेती है, हार्मोनल पिल्स का भी चेहरे पे बहुत ज्यादा आप चेंजेस देखेंगे हार्मोनल पिल्स के कारण। जैसे ही हार्मोन्स लेते हैं हम और उसकी वजह से हमारी चेहरे की जो स्किन है उसमें सेंसिटिविटी आना चालू हो जाती है। स्टेरॉइड के कारण, हार्मोनल पिल्स के कारण हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अब भी मैंने कुछ वक्त पहले बोला कि हम 10 लोग अगर गोवा जाते हैं तो कुछ लोगों में सन टैन आता है, कुछ लोगों में नहीं। डेफिनेटली उनमें जो भी लोग स्टेरॉइड वाले होंगे उनमें सन टैन जल्दी से आएगा, बिकॉज दो स्किन्स आर वेरी सेंसिटिव। देन एक्सेसिव स्वेटिंग, स्वेटिंग में जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग होता है दे आर मोर प्रोन, इट इज नॉट द थिंग इट इज कॉज, बट दे आर मोर प्रोन, उनको ज्यादा वो प्रोन होते हैं कि उनको स्किन कंप्लेंट, फेशियल कंप्लेंट्स आने के लिए वो ज्यादा प्रोन होते हैं। एंड सर्टन कॉस्मेटिक, आप अगर कुछ लोगों को देखेंगे तो जो मेलेज्मा होता है, जो ब्लैक धब्बे आते हैं चेहरे पे, वो कहीं कहीं कॉस्मेटिक यूज करने के बाद आते हैं। ऐसे कई केसेस है कि कुछ एक कॉस्मेटिक्स यूज कर लिया और उसके बाद, ऐसा जरूरी नहीं है आप बहुत ही अच्छा ब्रांड यूज करते हैं फिर भी कुछ लोगों में ये चीज पाई जाती है। इसे इट इज नॉट अ ब्रांड, इट इज आपका स्किन का सेंसिटिविटी। कोई भी आप ब्रांड देख लीजिए और उसके पीछे जाके उसके कंटेंट पढ़ लिए, उसमें सल्फर तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप हेयर प्रोडक्ट यूज करते हैं वहां पे कहीं ना कहीं अमोनिया का आपको लवलेज दिखेगा, तो वो चीजें आपके स्किन को जलाती है, आपको स्किन को सेंसिटिव करती है एंड यू आर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट्स। जो स्किन की कंप्लेंट्स है, दाग धब्बे आना, वॉर्ड्स आना, ये सारे उस वजह से आना चालू हो जाते हैं। नाउ सम कॉजेस, अभी स्किन का, फेस का और हमारे ब्रेन का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। सो ये एक स्लाइड ऐसी है जिसमें हम देखेंगे कि माथे पे आप देख रहे हो पुअर डाइट, इरेगुलर स्लीप एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जिनको भी ये चीजें होती है, कई बार मैं देखती हूँ कि पेशेंट्स आते हैं, वो बोलती है मेरे माथे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं, बाकी गाल पे नहीं आते लेकिन माथे पे आते हैं।
तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है जो यहाँ पे कई साइंटिफिक रिसर्चर्स ने ये बताया है कि पुअर डाइट, इरेगुलर स्लीप और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से माथे पे पिंपल्स आते हैं। कुछ पुअर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है तो नाक पे पिंपल्स आना, नाक पे ब्लैक हेड्स आना, नाक पे व्हाइट हेड्स आना चालू हो जाते हैं। कुछ एक एलर्जीज रहती है जो आपके गालों पे दिखती है, ईचिंग ईचिंग सबसे ज्यादा। और जो भी स्किन को ज्यादा ईच करता है, जिनको ये हैबिट होती है हर टाइम ईचिंग करने की, खुजली करने की, तो ये बिल्कुल ही बेकार हैबिट है। बिकॉज स्किन का एक्सफोलिएशन होता है, उसके कारण आप स्किन की अगर अच्छी फ्रेश स्किन भी आई है उसको खुजाते रहते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते रहते हैं। सो इट गोज इन इनर पार्ट ऑफ स्किन, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन द स्ट्रेस इज द थिंग जो आपके कॉजेज में, फेस में, आपको स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जो आपका फेस खराब कर देगा, आपको अनहेल्दी कर देगा, आपको अनहेल्दी फेस देगा। नाउ वी आर सीइंग, डज एवरी फेस सफर्स? हम ये पूछ रहे हैं कि हर एक चेहरा सफर करता है इस अनहेल्दी प्रॉब्लम से? नहीं। कुछ फेस फेस जो है, कुछ जो हम 40 में आने के बाद कुछ लोगों को व्रिंकल्स आना चालू होते हैं, कुछ लोगों को नहीं। इसका क्या कॉज है? हम पहले ही कॉजेशन पूरे देख चुके हैं कि भाई हेरिडिटरी रहती है, आपका न्यूट्रिशन उसमें आता है, बहुत सारी चीजें उसमें आती है जिसकी वजह से फेशियल अनहेल्दीनेस कॉज होता है, फेशियल पिंपल्स आते हैं, फेस पे व्रिंकल्स आना चालू होते हैं, वॉर्ड्स आना चालू होते हैं। तो ये सारा चीज सिर्फ और सिर्फ उन कॉजेस की वजह से है कि कुछ अदर कॉज भी है उसके पीछे? क्योंकि ये तो सारा आजकल तो न्यूट्रिशन में सब ध्यान रखते हैं, यानी सबको चाहिए कि हम हेल्दी न्यूट्रिशन ले। जो जो स्किन के बारे में, सब अपने फेस के बारे में जो जो एंशियस है, वो सारे लोग अच्छा खाना, अच्छा पीना करते हैं। फिर भी ऐसा क्यों? फिर भी आपका स्किन में दाग क्यों? आप सब चीज कर रहे हैं फिर भी दाग है। तो ये कहीं ना कहीं हम दूसरे कॉज पे जाते हैं जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो क्या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कुछ लोगों में ही क्यों पाए जाते हैं? फिर हम पीछे जाते हैं तो शायद कुछ ओवरी का और थायराइड का इशू है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या तो हाइपरथायरॉयडिज्म है, या तो पीसीओडी है, या तो ओवरीज में कुछ सिस्ट है। ये क्यों है? तो हम फिर से पीछे जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई थायराइड और ओवरी को गवर्न करने वाला कौन है? इसको तो गवर्न करने वाला हेड है, मीन्स ब्रेन है। तो हम फिर से पीछे जाने के बाद हम आते हैं ब्रेन पे। सो नाउ द थर्ड स्लाइड इज द ब्रेन एंड स्किन कनेक्शन। आपको यहाँ पे मैं एक चीज बहुत ही अच्छे से बताना चाहूंगी कि आपका फेशियल स्किन और आपका ब्रेन ये बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। आपका फेशियल स्किन जो है उसमें एक हार्मोन जनरेट होता है सीरोटोनिन, जो नर्वस सिस्टम से बहुत ज्यादा, यानी ब्रेन, नर्वस सिस्टम ब्रेन में होती है, तो ब्रेन और स्किन का जो कनेक्शन होता है इसके बीच में एक सीरोटोनिन होता है। वो अगर एक्टिवेट होता है, वो आपके स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वो आपके स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या उसको ठीक कर सकता है। तो आपका सीरोटोनिन हमको बहुत अच्छे से अच्छा चाहिए, उसका जो लेवल है हमको बहुत अच्छा चाहिए, और वो पूरी तरह ब्रेन पे डिपेंड होता है। और अल्टीमेटली ब्रेन डिपेंड होता है आपके माइंड पे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे, और आपके सोच पे। सबसे बड़ी आपकी सोच होती है जो आपका फेस बहुत ही हेल्दी रख सकती है। नाउ अभी हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि भाई स्किन में जो भी कंप्लेंट्स आती है उसके कॉजेशन हमने डिस्कस कर लिए, उसके उसमें कौन सी कंप्लेंट्स आती है उसके सिम्टम हमने डिस्कस कर लिए कि भाई पिंपल्स आते हैं, सन टैन होता है, आपकी स्किन काली पड़ जाती है धूप में, आपको वॉट्स आते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो इसमें होम्योपैथी क्या करती है? सो होम्योपैथी इन स्किन कंप्लेंट इज, और उसके कॉजेशन, हमको कॉजेशन फाइंड आउट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। होम्योपैथी नेवर 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 डिपेंड ऑन आउटर लुक, कि भाई एक को पिंपल्स आए तो मैं कुछ एक लोशन दे दूं और उससे उसका पिंपल्स ठीक हो जाए, मैं कोई एक क्रीम दे दूं उसके उससे उसका ठीक हो जाए, या तो मैं कुछ ग्लोबल्स दे दूं, कोई मेडिसिन दे दूं और वो दूसरे दिन आए और उसका ठीक हो जाए। ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। होम्योपैथिक कॉजेशन नेवर डिपेंड ऑन द हार्मोन्स, नेवर डिपेंड ऑन, इट इज नेवर मीन्स पूरी की पूरी नहीं, पूरी की पूरी तरह नहीं। हार्मोन्स को हमको अगर डिस्टर्बेंसेस हमको दिखे तो हम उसके माइंड पे जाते हैं। अगर हमको दिख रहा है कि भाई सन टैन हो रहा है, सन की वजह से हो रहा है, वो जा रही सन में, लेकिन हम उसके स्किन के सेंसिटिविटी पे जाते हैं,
फिर सीरोटोनिन पे जाते हैं, फिर एंड्रोजन पे जाते हैं जो एक हार्मोन होता है, और फिर हम फिर से ब्रेन और माइंड की तरह जाते हैं। तो हमारा जो होम्योपैथिक कॉजेशन है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद माइंड। हम डायरेक्टली अगर जाते हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटीज पे जाते हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्शन है माइंड से, आपका फेस का अनहेल्दी होना। या इनडायरेक्टली जाना है तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, अगर आपको पीसीओएस है, हाइपोथायराइडिज्म है, उसके कारण आपको फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली फिर से माइंड पे जाते हैं और उसका कॉजेशन फाइंड आउट करते हैं। एंड दिस पार्ट ऑफ स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो मैंने मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो पेरेंट्स को नहीं समझ में आते, जो बच्चों को भी नहीं समझ में आते, जो हमको समझ में आता है, और मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जब मेरे पास एक पिंपल्स लेके जब बच्ची आती है, उसकी मम्मी भी उसके साथ आती है, सो सबसे मेन कॉज उसका होता क्या है? जैसे ही मेनार्की आती है, जैसे ही उसका फर्स्ट पीरियड आना चालू हो जाता है, उसको पिंपल्स का प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। ये क्यों? एक लड़की में आता है, दूसरी लड़की में नहीं आता है। जिसमें नहीं आता है उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसमें आता है उसको क्यों आया है? सो दिस दैट गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम 3 से 4 टाइप के मेंटल डिसऑर्डर से वो सफरिंग होते रहती, उसको सफर करते रहती। वो है सेपरेशन, फियर ऑफ लॉस ऑफ क्लोज वंस, उसको सेपरेट होने का डर लगा रहता है। अभी ये क्या है, यानी आप इसको लिटरली नहीं ले सकते। जब एक बच्ची के पीरियड्स आने लगते हैं तो किसी किसी घर में उनको फोर्स किया जाता है कि आपको अलग रहना पड़ेगा। दिस साइड टाइप ऑफ सेपरेशन उसको हैम्पर करता है। मेरी दूसरी फ्रेंड्स सेपरेट नहीं रहती, बाजू में नहीं रहती, मैं क्यों? क्योंकि ये नए जनरेशन की लड़कियां हैं, उनको वो चीज इरिटेट करती है, अंदर से इरिटेट करती है, और ये उनका कॉजेशन चालू हो जाता है। उनके दिमाग में हलचल होना चालू हो जाती, जो हलचल उनके हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। दूसरी चीज वहां पे उनको एक हम कुछ कुछ घरों में ऐसे होता है, उनको एक सेंसिटाइज करना चालू करते हैं। अभी तुमको मेंसेस आई है ना, तुम अभी मैच्योर हो गए हो, तुम अभी ऐसे बिहेव करना, तुम वैसे बिहेव करना, तुम पापा के साथ नहीं सोना है तुमको, अभी तुमको अलग रहना है, तुमको जो लड़के हैं उनसे, ये जो उनको सेंसिटिविटी दी जाती है, उनका सेपरेट करने का सोचा जाता है उनको अपने फैमिली से। ये अगेन द कॉजेशन ऑफ this type of hormonal changes. Then fear of loss of someone, they are जैसे बच्चियां अपने आप को दूर करना चालू कर देती है, खुद ही अपने आप को ये चीजों की वजह से दूर करना चालू कर देती है अपने घर वालों से। तो ये भी एक कॉज है। उनको एक जगह पे तो मैं देखती हूँ कि भाई बच्ची सोचती है नहीं नहीं अभी मैं मम्मी से ज्यादा क्लोज नहीं हो सकती, उससे ज्यादा सीक्रेट शेयर नहीं कर सकती। कुछ कुछ घरों में ये भी होता है जब मेनार्की आती है। सो वो अपने आप दूर होना चालू हो जाते हैं, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो हिल जाता है। एंड द कॉजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। फियर ऑफ, उनको अलग अलग टाइप की फियर्स आना चालू हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें रहते हैं कि हम उस टाइम पे डायग्नोस नहीं कर सकते। उनके अंदर अंदर जाके हम उनका माइंड का सेटअप देखते हैं और उसके हिसाब से उसको मैच करके हम दवाई देते हैं, और तब जाके ये पिंपल्स ठीक होते हैं। हम हार्मोन को ठीक नहीं करते, हम पिंपल्स को ठीक नहीं करते, हम जाके उनके इनर माइंड को ठीक करते हैं। अगेन द लॉस ऑफ टच, लॉस ऑफ टच यानी कहीं पे ये होता है कि एक बच्ची को पढ़ाया जाता है, अभी तेरे को खुद अपना करना पड़ेगा, अभी सब चीज तेरे को अपना, तो वो एक मदर से वो दूर जाना चालू हो जाती है। दैट इज लॉस ऑफ टच। इवन यू आर सीइंग नाउ अ डेज वी आर सेंडिंग आवर गर्ल्स बाहर आउट स्टेशन पढ़ाई के लिए भेजते हैं, एंड दे आर सिक। मेरे पास एक लड़की थी जिसको बहुत ही ज्यादा पिंपल्स और ये थे, फेशियल हेयर्स थे। एंड आई वाज सीइंग क्या पोजीशन है, बहुत ही रिच फैमिली से थी, सब कुछ अच्छा था, तो इसको प्रॉब्लम क्या थी? तो वो एमबीबीएस करने के लिए, शी वाज एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड शी वेंट फर्स्ट टाइम, शी वेंट फर्स्ट ईयर में आउट ऑफ सिटी। एंड देन वहां से वो इतना होमसिक थी क्योंकि बहुत पैम्पर्ड चाहिए थी, बहुत ही पैम्पर्ड चाहिए थी, और बहुत ज्यादा होमसिक। दैट लॉस ऑफ टच, शी वाज लॉस्ट टच ऑफ पेरेंट्स, वहां पे वो अलोन फील करती थी। और ये सारा चीज उसके जो नोड्यूलर पिंपल्स, क्योंकि मेनार्की आके बहुत 7th स्टैंडर्ड में उसको ये आया था, मेंसेस आई थी, एंड आज उसको फर्स्ट ईयर में आने के बाद में अगर पिंपल डेवलप हो रहे तो कुछ ना कुछ कॉज तो रहेगा ना उसमें। तो ये कॉजेशन क्या थी? एंड दैट इज द मेंटल स्ट्रेस।
नाउ डिफॉर्म इंटीग्रिटी मीन्स उस टाइम पे हम जो बच्चियां होती है उनको मॉरल्स का हम सेंस देना चालू कर देते हैं कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, और उसमें वो उलझ के रह जाती है। कई बार ऐसे देखते हैं। अभी एक केस था मेरे पास जिसमें बहुत ही ज्यादा मुंह पे पैचेस आना चालू हो गए थे, उसको छोटे छोटे ब्लैक पैचेस आना चालू हो गए थे, एंड दैट गर्ल वाज इन गिल्ट, कंटिन्यूअस इन गिल्ट, क्योंकि उसने कुछ ऐसे, मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहती वो चीज, लेकिन कुछ ऐसे एक गलत काम कर दिया था, एंड शी वाज अंडर दैट स्ट्रेस कि भाई मैं इतना रेप्यूटेड फैमिली से हूँ, मैंने एक गलत काम कर दिया, गलत काम कर दिया। शी वाज नॉट एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ। वो जो डिफॉर्म इंटीग्रिटी आती है, जो उनके मॉरल्स में झगड़ा चालू होता है, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें चालू हो जाते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे फेस की कंप्लेंट्स बता रही हूँ कि कहाँ से हमने इसको जोड़ा था, कहाँ से मैंने जोड़ा था, ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ। नाउ सेल्फ डिवैल्यूएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी बच्चों में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना चालू होते हैं, अडल्ट होना चालू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो उनको हम बताया जाता है, उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो उनको बताया जाता है अभी तू मोटी हो रही है, ये ठीक नहीं है। अभी तेरे फेस पे हेयर्स आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, कैसे दिखेगा ये, अभी तूने डाइट करना चाहिए, अभी तूने ये करना चाहिए। पेरेंट्स आर विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स, कि इतना फोर्स रहता है बच्चों पे, इतना फोर्स होता है कि दैट सेल्फ डिवैल्यूएट देमसेल्व्स, यानी उनका जो वैल्यू होता है, उनकी नजरों में उनका जो वैल्यू होता है ना, वो गिरना चालू हो जाता है। और उस हम उनका वैल्यू दिखाते हैं, तेरे को पिंपल्स है मीन्स तेरा अच्छा नहीं है, कुछ तेरी कुछ वैल्यू नहीं है। ये जो सेल्फ डिवैल्यूएशन है ना, ये सबसे बेकार है। और आज बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, उनको बारह भर एडवाइस दिए जाते हैं, तूने ऐसा करना है, तूने वैसा करना है, तूने वैसा करना है, बट वी आर नॉट थिंकिंग, दे आर स्टिल चिल्ड्रन, दे आर नॉट ग्रोन अप चाइल्ड। सो हमने ये सोचना चाहिए, उनको इतना एडवाइजेस देने से अच्छा उनको ये एडवाइस देना चाहिए कि ठीक है, फेशियल हेयर्स है ना, हम निपट लेंगे, तू जैसी भी है ना, हमको खुद का अपना कॉन्फिडेंस कायम रखना है, हमको किसी दूसरे से मतलब नहीं है, हम उसी कॉन्फिडेंस में सोसाइटी में जाएंगे, उसी कॉन्फिडेंस से हम प्रेजेंटेशन अटेंड करेंगे, उसी कॉन्फिडेंस से हम हर जगह जाएंगे। ये क्यों नहीं बोला जाता? हाँ, हमको उसका ठीक करना है, वो प्रॉब्लम को ठीक करना है, लेकिन हमको उसको डी वैल्यू नहीं करना है, अपने बच्चों को उसको उसका वैल्यू बताना है, उसको डी वैल्यूएट नहीं करना है। आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस हमको लैक नहीं करना है। सो दिस इज द थिंग। नाउ द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सो कई बार बोला जाता है कि मेरे को भी कई बार, आज ही मेरे एक पेशेंट आया था एंड शी वाज आस्किंग मी कि मेरे फेस पे पिंपल्स के लिए कुछ क्रीम दो ना। डेफिनेटली हम कुछ दे सकते हैं, क्योंकि टाइम भी हो सकता है अर्जेंसीज हो कि भाई हम थूजा देते हैं कई बार अप्लीकेशन में कि वर्ड्स आए हैं, हमको कुछ फंक्शन है और समथिंग लाइक दैट, हमको जल्दी करना है, तो थूजा दे देते हैं। हम कई बार अगर सन टैनिंग के लिए हम नाइट्राम्यूर दे देते हैं, आपको कहीं बाहर जाना है, अरे भाई नाइट्राम्यूर यूज कर लो, सन टैन थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम कई बार आपको, अगर आपको सन टैन से बाहर से अगर ठीक होना है, तो पानी में बर्बारिस एक्वा करके हमारा एक मेडिसिन आता है, वो भी हम दे सकते हैं। आप अगर उसको कोई भी एसपीएफ वाला क्रीम ना लगाए और आप बर्बारिस वल्गेरिस डाल के आप एलोवेरा का जूस में बल्बारिस एक्वा डाल दे और आप बाहर लगा के जाए, तो भी वो एक सनस्क्रीन के जैसा काम करेगा। सो ऐसे कई मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं, लेकिन द होम्योपैथिक प्रिंसिपल आर कि हमको इनर से, अंदर से उस चीज को हेल्दी बनाना है। सो वी आर गोइंग पॉजिटिवली, हम क्रिएट करते हैं आपका पॉजिटिव इम्यूनिटी। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे कि ये नेचर्स रूल है, हमारा एक एटम जो सबसे माइन्यूट यूनिट है, तो वहां पे भी पॉजिटिविटी इनसाइड रहती है और आउटसाइड निगेटिविटी रहती है। तो स्किन इज द आउटर ऑर्गन जहाँ पे सारी निगेटिव चीजें जो आती है, उसका बेस है, उसका जो इनर कोर है वो अंदर का है, और उसको हमको पॉजिटिव बनाना है। तो होम्योपैथी अंदर से पॉजिटिव देना चालू करती है, आपका इम्यूनिटी बढ़ाना चालू करता है, आपका हार्मोन नॉर्मलाइज करना चालू करता है, आपका माइंड स्टेबल करना चालू करता है, एंड दैट्स द थिंग। जो आउटर निगेटिविटी है, आउटर निगेटिविटी उसको ट्रीट करना चालू करता है।
सो वी आर गिविंग मेडिसिन इनसाइड सो दैट आपका जो भी चीज है, वार्ड्स है, आपका जो स्किन सेंसिटिविटी है, आपके जो भी कंप्लेंट्स है, वो हम अंदर से ठीक करना चालू करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं, कभी कभी इमरजेंसीज में हमको आउटसाइड एप्लीकेशन भी देनी पड़ती, बट हम थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं। और इसी चीज से, ये अंदर वाले रूल से, अंदर से हेल्दी बनाने के रूल से हम जाते हैं। सो दिस क्योर्स, होम्योपैथिक क्योर्स फ्रॉम इनर इनर पार्ट से आउटर में हम जाते हैं। वी यूजुअली अवॉइड एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन अवॉइड करते हैं बिकॉज स्किन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर डिसीज। आपका जो भी स्किन डिसीजेस है, उसको हम इनर से सोचते हैं। भाई लिवर का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको रेड कलर के वार्ड्स आएंगे। जिनको भी रेड कलर के वार्ड्स है फेस पे या बॉडी पे, वो आप सोच लो कि कहीं ना कहीं आपका लिवर अफेक्ट है। मैं आपको ये एक हिंट दे रही हूँ। तो जो भी, जैसे भी मैं रेड वार्ड्स देख लेती हूँ फेस पे, तो मेरा दिमाग चालू हो जाता है कि मेरे को ये वार्ड्स ठीक नहीं करना है। मेरे को वो जाके लीवर पे उसका मेरा टारगेट ऑर्गन लीवर होता है कि भाई इस इंसान का मेरे को लीवर ठीक करना है। और मैं आगे भी आपको ये इस चीज का बता दूं, अगर मेरे को लीवर ठीक करना है ना, तो मेरे को मालूम है पर्सन इज वेरी मच इमोशनल। तो कहीं इमोशनल चीज पे इसका कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ होगा, इसीलिए इसको ये प्रॉब्लम हुआ है। सो हम इसी इसी स्ट्रेटेजी से अंदर जाते हैं, और इसी स्ट्रेटेजी से उसको क्योर करते करते हम बाहर आते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एंड वी आर गिविंग होम्योपैथिक लाइक दैट, होम्योपैथिक मेडिसिन लाइक दैट। सो क्रीम्स और लोशंस आप देखे होंगे, बहुत सारी होम्योपैथिक फार्मेसी में बहुत सारे क्रीम्स और लोशंस भी है, बट वी आर like believing that we are using that, sometime you can use that, but we are believing कि अंदर से ठीक होना हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द लेसर पोटेंसी, अगर आपको बाहर का एप्लीकेशन करना ही है, स्टिल यू फील कि हमको कुछ एप्लीकेशन करना है, तो आपको होम्योपैथिक क्यू आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, उसमें जाना चाहिए। बर्बरिस एक्वा करके एक क्यू आता है, उसको आप लगा सकते हो फेस पे जब आपको पिंपल्स आते हैं, क्योंकि वैसे भी पिंपल्स आने के बाद बाहर के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। तो अगर उसको अवॉइड करना है तो आप बर्बरिस एक्वा पानी में मिला के चेहरे पे लगा सकते हो रात में सोते टाइम। सो ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया। नाउ मेडिसिन बहुत सारे हैं, कैलेंड्यूला है, कैलेंड्यूला भी जो आपके वार्ड आप कॉटराइज करके आते हो, या तो वार्ड कभी कभी लेडीज का ही नहीं, जेंट्स का जो फेस होता है उसमें कुछ वार्ड्स रहते हैं और शेविंग करते करते कट जाते हैं। सो व्हाट यू डू, यू कैन डू कि पानी में आप कैलेंड्यूला डाल के उनको लगा दे चेहरे पे, लेकिन पानी में इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आप मत लगाइए क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, सो इट कैन बर्न योर स्किन। तो आपको पानी में ही डाल के उसको लगाना है। तो दिस आर सम मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं एप्लीकेशन के लिए बता रही हूँ, फिर भी अंदर से मेडिसिन लेना बहुत ही जरूरी है। नाउ कुछ यहाँ पे मेरी केसेस है जो लाइव केसेस है, मैं पूरी की पूरी आपको नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन कुछ तो केसेस मेरे पास है जिनके मैं बिफोर और आफ्टर के फेसेस दिखाना चाहती हूँ कि जो हमने ट्रीट किया है। ये एक फेस है, ये मेरी पेशेंट है एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। वो बहुत ही पेशेंस रखी है। अभी कुछ पेशेंट आते हैं हमारे पास, बहुत सारा फेस है ना उनका एक्ने से भर जाता है। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे उसको एक्ने हुआ है, और यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ एक्ने भी दिया है। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ने। अगर नोब्यूल्स और सिस्ट जैसा कुछ रहता है तो इसको हमको निकालने में बहुत टाइम लगता है। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, लास्ट लास्ट टाइप ऑफ एक्ने में लास्ट पिक्चर अगर देख पा रहे होंगे, तो वहां पे नोब्यूल्स और सिस्ट है, उसके पहले पुस्टूल्स है, उसके पहले पैप्यूल्स है, उसके पहले व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड। ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड आपका तो पार्लर वाली भी निकाल देगी, लेकिन ये पैप्यूल्स, पुस्टूल्स और नोब्यूल्स और सिस्ट निकालना, इट इज नॉट ए इजी टास्क। इसको हमको टाइम लगता है। एंड क्लैप फॉर दिस पेशेंट। ये मेरी पेशेंट 3 साल से मेरे साथ है, और आज इसका, ये तो बाद का फेस है जो मैं दिखा रही हूँ, जो बिफोर वाला फेस है ये बाद वाला है। पहला अगर मैं फोटो दिखा देती आपको, उसका पूरा फेस बहुत ही ज्यादा गड्ढों से और बहुत ही ज्यादा पिंपल से भरा हुआ था। नाउ शी इज हैविंग दिस टाइप ऑफ फेस आफ्टर 3 इयर्स। ये मेरा क्रेडिट नहीं जाता, ये उस पेशेंट का भी क्रेडिट है कि उसने 3 साल पेशेंस रखा मेरे लिए, मेरे पे भरोसा रख के। सो दिस इज फर्स्ट केस, फर्स्ट केस, दिस इज वन ऑफ द केस जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ कि इसके सारे एक्ने चले गए। ये होम्योपैथी को क्रेडिट जाता है और पेशेंट को भी जाता है। नाउ दिस इज द सेकेंड केस।
इसमें ब्लेमिशेस आ गई है, आप देख रहे होंगे लिप्स के आजू बाजू बहुत सारा ब्लैक आ गया था, एंड नाउ यू आर सीइंग विद इन 15 डेज। आप कुछ लोग बोलते हैं होम्योपैथी बहुत स्लो है, इट इज नॉट द थिंग। ये अगर जाना है विद इन 15 डेज बिना कुछ एप्लीकेशन किए, एलोपैथिक एप्लीकेशन किए, ये इनका पूरा ब्लेमिश जो था, ये जो दाग थे वो पूरे चले गए, आप देख पा रहे हो। एंड अगेन मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे दोनों केस में मैंने माइंड कंसीडर किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्किन कंसीडर नहीं किया, उनका फेस कंसीडर नहीं किया है, मैं उनके माइंड के जो ट्रैक है, जो चेन है, उसी से गई हूँ और उनको ठीक किया है। नाउ यू आर सीइंग हियर, ये ल्यूकोडर्मल पैच है। देखिए हमने मैलेज में देखा जिसमें मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो एक्स्ट्रा होने से मेनोपॉजल एज में आपके चेहरे पे, फेस, गाल पे, नोज पे ऐसे धब्बे आना चालू हो जाते हैं। वैसे ही अगर मेलानिन कम हो जाता है तो व्हाइट पैच आना चालू हो जाता है। आप यहाँ पे बिफोर का फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट पैच है लिप्स के आजू बाजू में, और लिप्स का जो दोनों लिप्स जहाँ पे जुड़ गए हैं वहां पे भी थोड़े उनके व्हाइट पैचेस थे, और नाउ वो व्हाइट पैच है, ये जो सारे निकल चुके हैं। आप यहाँ पे आफ्टर का जो फेस देख रहे होंगे, लिप्स देख रहे होंगे, ये मैंने थोड़ा सा उसको मैग्नीफाई किया है तो बराबर से दिख नहीं रहा है, लेकिन इनके व्हाइट पैचेस है जो चले गए हैं। एंड इससे बहुत ज्यादा लोग डरते हैं, जैसे ही व्हाइट पैच आना कहीं पे भी बॉडी में चालू हो जाते, इनको तो फेस पे था, तो बहुत सारे लोग डर जाते, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगेन ये जाता है माइंड पे, इसके लिए कोई ऐसा रीजन नहीं है, ऐसा कॉज नहीं है कि क्यों व्हाइट पैचेस आ रहे हैं बॉडी में, ऐसा कोई टेक्स्ट में कोई कॉज नहीं दिया है, और हम उसी चेन से जाते हैं और इसको ठीक करते हैं। नाउ आप यहाँ पे एक सिस्टिक नोड्यूल देख रहे हैं, ये भी फेस का एक कंप्लेंट है जो मेरे पास आया था। ये लड़की को 2 साल से सिस्ट हो रहा था, यहाँ पे फेस पे, लिप के नीचे बहुत बड़ा सिस्ट था। ये सिस्ट इतना बड़ा था कि अंदर से भी उसका ओपनिंग आ गया था। अगर यानी बाहर से तो आपको जितना दिख रहा है ना, उसका अंदर, लिप के अंदर अगर जाओगे तो उसमें भी ओपनिंग था और अंदर पस भरा हुआ था। नाउ विद इन 20 और 25 डेज इनका, ये अभी जो आफ्टर वाला है, अभी इनका ट्रीटमेंट चालू ही है, या आफ्टर वाला जो फेज देख रहे हैं आप, ये है कि अभी उनका ठीक हो गया है। मैं यहाँ पे सारे पेशेंट्स को सॉरी बोलना चाहूंगी बिकॉज उनका परमिशन लिए बगैर मैंने ये दिखाया, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है उनका फेस, फिर भी मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहूंगी। सो ये सारा चीज जो मैंने बहुत चूज करके यहाँ पे फेशियल टेस्टिमोनियल्स डाले हैं मेरे पास, और बहुत सारे हैं जो अभी शेयर नहीं कर सकते, वैसे ही मैंने पहले भी आपका टाइम ले लिया, अभी भी ले रही हूँ। तो ये कुछ मेरे केसेस थे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इन ऑल द केसेस ऑफ स्किन, ऑफ फेस, मैं ये चाहूंगी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होम्योपैथी या अल्टरनेटिव मेडिसिन में जाने से भी पहले आप प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से और सभी बच्चियों से, कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे पिंपल्स है, चाहे ब्लैक धब्बे, कुछ भी, मेलाज्मा है, वॉट्स है, यू गो विद पॉजिटिविटी। ये जमाना डिसाइड नहीं करता है कि आपका फेस क्या है, या आप डिसाइड करते हो कि आपका फेस क्या है। कोई भी पेरेंट्स उनको बताना, उनको जताना चालू मत करिए कि उनका फेस ऐसा है, उनका फेस वैसा है। उनको वो पॉजिटिविटी दीजिए कि जैसा भी है भाई अपना है, हम इसके साथ ही जा सकते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहना चाहिए कि हम उसी कॉन्फिडेंस से हम फेस कर सकते लोगों को, और वही कॉन्फिडेंस आपका 50% जो भी कंप्लेंट है वो ठीक कर सकती है। नाउ लविंग वट एवर वी हैव, लविंग योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्माइलिंग फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक पिंपल वाली लड़की अगर स्माइल दे देना, वही चेहरा बहुत खूबसूरत दिख जाता है। So now it is very important, this primary treatment is very important for everyone, क्योंकि आप हमारा 50% काम आसान कर देते हो, हम माइंड पे जाते हैं, आप वही माइंड ठीक करके, बच्चों का माइंड ठीक करके हमारे पास भेजते हो, जहाँ 50% जो चीज रह गई है वो हम ठीक कर सकते हैं। सो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, दो प्रॉब्लम्स आर देयर, प्रॉब्लम सब है, लेकिन फिर भी उनका कॉन्फिडेंस आपको इंक्रीज करना चाहिए कि ठीक है ये भी हो जाएगा, हम कर लेंगे। नाउ सम डूज एंड डोंट्स, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो शायद कल वाले लेक्चर में भी आएगा, पहले वाले लेक्चर में भी हो गया है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, डी स्ट्रेस, गुड स्लीप इज वेरी नेसेसरी।
we need to avoid all the smoking things and bad things. जो अभी जो खाना बाहर का चाइनीज खाते हैं बच्चे, वो सारा चीज अवॉइड करना चाहिए. इवन द चॉकलेट्स, जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, फेशियल स्किन का प्रॉब्लम है, उन्होंने चॉकलेट्स स्पेशली अवॉइड करने चाहिए. इवन आपने हेयर कलर्स जो अप्लाई करते हैं उनको स्पेशल मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज आप थोड़ा कम यूज करिए या तो बंद कर दीजिए यूज करना, बिकॉज उसके वजह से आपका फेस खराब होगा कुछ दिन बाद. वो अभी तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्किन जो है हेयर का, वो हेयर पैक जो है उसमें जो केमिकल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके फेस पे लाता है. और कुछ सालों बाद आप देखोगे आपके चेहरे पे ब्लैक धब्बे आना चालू होते हैं. एंड दिस इज द थिंग कि आप उसको अवॉइड करना चाहिए, उस चीज को, हेयर पैक्स को, जो सॉरी हेयर कलर्स को आपने अवॉइड करना चाहिए. उसमें सल्फर रहता है एंड दैट इज बर्निंग केमिकल, सो आपने वो अवॉइड करना चाहिए. नाउ होम ट्रीटमेंट कुछ है जो आप अगर बाहर का कुछ भी केमिकल या तो बाहर का कॉस्मेटिक अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो होम ट्रीटमेंट है जिसमें प्योर एलोवेरा जूस एप्लीकेशन आता है. स्मैश बनाना, मैंने मेरी सास का एग्जांपल देना चाहूंगी. मैंने उनको देखा है, कभी बनाना काटते वक्त अगर बनाना का कुछ बना रहे हैं तो उनके हाथ में लग जाता है एंड वो शी यूज्ड टू पुट दैट ऑन हर फेस. कभी भी अगर नारियल का पानी अगर उन्होंने ग्लास में निकाला ना, तो जो बच जाता है नारियल का पानी वो अपने हाथ में ले लेती है और फेस पे लगा लेती है. कभी हम नींबू का शरबत भी करने लग जाते हैं तो जो नींबू बचा हुआ होता है उसको थोड़ा सा लेके उसमें पानी मिला के वो फेस पे लगा लेना चाहिए. सो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है. स्मैश बनाना, स्मैश पपाया, पोटैटो जूस, टोमेटो जूस, लेमन जूस इन वाटर, कुकुम्बर स्लाइसेस, ग्रीन टी बैग्स, इवन कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल, दिस इज वेरी गुड फॉर स्किन. तो विटामिन सी सिरप, ये सारा चीज आपके स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग बोलेंगे इससे कुछ नहीं होता है, मैंने ये सुना भी है, बहुत सारे लोगों से सुना है कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन में या 7 दिन में कुछ नहीं होता. अगर ये लॉन्ग टर्म में आप करते हो तो जरूर होता है. नाउ द सीड इज हेल्दी देन द प्लांट विच ग्रोज इज वेरी हेल्दी. तो यही बताना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर आपका इनर हेल्थ इज वेरी गुड देन आउटर हेल्थ भी बहुत अच्छा है. होम्योपैथी आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है बाय ट्रीटिंग यू फ्रॉम इनसाइड. जो भी आपका माइंड, थायराइड, जैसे मैंने बताया कि ये सारा एक चेन होता है, आपके माइंड से ब्रेन पे आके, ब्रेन से आपके ऑर्गन्स पे आके फिर आपके फेस पे जाता है. तो आपको आपका फेस अगर ग्लोइंग चाहिए तो आप आपका माइंड हमेशा ग्लोइंग रखिए. नाउ द हेल्दी फेस, व्हाट इट मीन्स. पहले भी हमने एक स्लाइड दिखाई थी तो उसमें मैंने बोला था कि हाँ मधुबाला जी आपने देखे थे कि क्या वो हेल्दी फेस है. वहां पे मेकअप भी था और मैंने बताया भी था कि हेल्दी फेस क्या होता है. सो हेल्दी फेस विथ फ्रेश हैप्पी स्माइल, कॉन्फिडेंट, क्लियर, ब्यूटीफुल एंड हियर प्रेजेंट अ फेस जो डॉक्टर रानी बुतड़ा मैम का है. I like to share this face because she is very good friend of mine and I am observing her. मैंने बहुत साल से उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड किसी और का पिक्चर देने से अच्छा मैं इनका पिक्चर देना चाहती हूँ कि जो चीज वो कर रही है वो फुल कॉन्फिडेंस से कर रही है. दो शी इज हैविंग सम, वो एकदम क्या बोल सकते हैं, फेरी स्किन नहीं है, शी इज नॉट हैविंग फेरी स्किन, लेकिन आप देख सकते हो शी इज हैविंग हेल्दी फेस. उनका फेस हमेशा चमकता है, हमेशा फ्रेश रहता है. शी इज डूइंग दैट वर्क जो उनके दिल के बहुत करीब है. वो चीज कर रही है जो अच्छी है. इसमें बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत उनको फिजिकल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इतना एफर्ट्स डाल के भी जब वो स्क्रीन पे आती है शी इज हैविंग ग्लोइंग स्किन. सो वही मैं बताना चाहती हूँ. नाउ द हेल्दी फेस आई वांट टू प्रेजेंट डॉक्टर रानी बुतड़ा's फेस, that she is having very beautiful face here, very clear, very confident, very smiley, happy and fresh face. So हमको भी ऐसा बनना चाहिए जो हमको बहुत ही दिल के करीब काम है वो करना चाहिए, चाहे उसको कितना भी फिजिकल हमको वर्क हो जाए, हमारा फिजिकल वर्क हो जाए, हमको रातें जागनी पड़े, फिर भी हमारा फेस ऐसे ही ग्लोइंग दिखना चाहिए क्योंकि वो हमारे दिल के करीब होता है. हम बहुत ही हैप्पीनेस से वो काम करते हैं, हम इनर से हेल्दी रहते हैं. सो यही बताना चाहती हूँ एंड इतना बोल के थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए एंड वेरी सॉरी कि मैं अपना फेस नहीं दिखा पाई बिकॉज समवॉट आई फील कि भगवान ने चाहा होगा कि रानी बुतड़ा, डॉक्टर रानी बुतड़ा का ही फेस यहाँ पे आए.
तो मेरा फेस आज दिख नहीं पाया. Now the beauty is not about having a pretty face, it's about having pretty mind, pretty heart and the pretty soul. So यही मैं एक लास्ट में बताना चाहती हूँ. Homeopathy is always there for you people to correct the hormonal things, to correct the जो भी आपके अंदर गलत हो रहा है वो ठीक करने के लिए. लेकिन उसके पहले आपको ये सारा चीज, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका सोल बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एनर्जेटिक, एंजाइटी फ्री और स्ट्रेस फ्री रखना पड़ेगा. तो मेरा आधा काम तो वहीं पे हो जाएगा. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली एंड विदाउट माय फेस. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Dr. Shilpa. Thanks for the surprise. Yeah. जो आपने कहा कि जो अपने दिल के करीब जो काम है वो जरूर से हमें करना है. ऐसी कोई चीज हमने हमारे दिनचर्या में, हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में होनी चाहिए जो हमारे दिल के बहुत ही करीब है. whatever it might be. कभी कभी उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहता है, तो हम उस बात में अपना सेविंग्स जरूर यूज करें और वो काम करें. एंड दैट इज इंडिपेंडेंट वर्क दैट यू आर डूइंग. उसमें कोई क्या कहेगा, कोई भी तरह का इंटरफेरेंस या कोई भी तरह का हिचकिचाहट न रखते हुए just go about that work. Definitely that is a takeaway point for today. Dr. Shilpa, some questions are coming up here. Yeah, I'm ready. आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट में भी डाल सकते हैं और आप हैंड रेज भी कर सकते हैं. हाँ, मैं करती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. एक मिनट, मैं रीड कर रही हूँ आपके क्वेश्चंस. हाउ टू अवॉइड रिंकल्स यूजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन. रिंकल्स को हम रोक सकते हैं क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करके? हाँ, जरूर से रिंकल्स को हम रोक सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से. सबसे पहले उसका कॉजेशन मैंने पहले ही बताया आपको कि रिंकल्स का सबसे बड़ा कॉजेशन होता है एजिंग फैक्टर. यानी आप जैसे जैसे एज आपका बढ़ते जाता है, दैट इज द फैक्टर कि आपको रिंकल्स आना चालू हो जाते हैं. बट द सेकेंड फैक्टर बिहाइंड दैट इज योर स्ट्रेस. अगेन आई एम गोइंग ऑन माइंड थिंग कि जितना भी आप अगर आपका माइंड फ्रेश रखेंगे ना तो रिंकल्स कम कम आना चालू होंगे. और अगर होम्योपैथी आप सोचेंगे तो वहां का जहाँ पे व्रिंकल्स आए वो वहां पे कोलेजिन फाइबर्स जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, इलास्टिसिटी उसका कम हो जाता है, इसलिए व्रिंकल्स आना चालू हो जाते हैं. वहां का सर्कुलेशन हैम्पर होता है. तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ स्किन एंड वी कैन इम्प्रूव द कोलेजिन फाइबर्स एक्टिविटी विद द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. लेकिन अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि हमारा अगर क्लासिकल होम्योपैथी हमने देखा जाए तो हमको पूरा माइंड टू दैट स्किन हमको ट्रैवल करना पड़ता है. उसके हिसाब से हम जाते हैं एंड हम रिंकल्स को भी ठीक कर सकते हैं. इवन एक हिंट देना चाहती हूँ. डेली अपना एक पहला जब हुआ था फेशियल जो हुआ था, फेशियल पार्ट जो पहला लेक्चर, वो भी टैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप फेस का अगर सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन टैपिंग से या तो थोड़ा मसाजिंग से, सो इट इज वेरी गुड फॉर दैट. इवन एक अगेन हिंट देना चाहती हूँ. आपका चावल का आटा आप कच्चे दूध में अगर भिगो के आप रेगुलरली लगाते हैं और उसमें थोड़ा सा ये जो टोमेटो का जूस डालते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर wrinkles. एंड होम्योपैथी डेफिनेटली इट इज देयर फॉर यू. हेयर डाई कौन सा यूज करना चाहिए? हेयर डाई? यस. हाँ, तो सी हेयर प्रॉब्लम जो है वो ग्रेइंग ऑफ हेयर
सबसे पहले तो मैं मानती हूँ, मैं खुद मानती हूँ, क्योंकि आई एम नाउ 43-44, राइट? सो मेरे भी हेयर ग्रे होना चालू हो गए हैं, मेरे भी व्हाइट हेयर्स है। सबसे पहले आप अगर मुझे पूछोगे तो मैंने एक भी हेयर डाई लगाना चालू नहीं किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल जो चीज है हिना, वो लगाती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ, और वो उतने ही पार्ट में लगाती हूँ जितने पार्ट में व्हाइट हेयर्स है। अदरवाइज ठीक है, कंडीशनिंग के लिए मैं हिना लगा भी दूं, तो मैं खुद ये चाहूंगी कि आप भी कोई भी हेयर डाई ना लगाए जिसमें अमोनिया है। और वो जो नेचुरल हेयर डाई, जैसे रीठा इज द सब्सटेंस विच गिव्स यू नेचुरल ब्लैकनेस। अगर रीठा वाला कुछ आपको हर्बल चीज मिलता है, हर्बल हेयर डाई मिलता है, तो आप उस पे जाइए। बाकी कोई भी केमिकल वाला हेयर डाई तो मैं बोलूंगी नहीं। एंड अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है, जब मेरे पूरे बाल सफेद हो जाएंगे, फिर भी मैं खुद को खूबसूरत महसूस करूंगी विद सफेद हेयर्स। व्हाई नॉट? अगर आप देखोगे, साउथ इंडियन हीरो है अजीत, आई लाइक हिम वेरी मच बिकॉज व्हाइट हेयर होके भी बहुत सुंदर दिखता है वो। सो फेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर हेयर कलर, आई थिंक सो। सो मुझे ऐसा लगता है कि इतना केमिकल वाला आपने यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम जाता है जब भी आप हेयर डाई यूज करते हो, अमोनिया यूज करते हो, अंदर जाता है। जैसे मैंने एटम का बताया, निगेटिविटी अंदर नहीं डालनी चाहिए। निगेटिविटी आप अंदर डालेंगे तो हमको अंदर की निगेटिविटी निकालने में प्रॉब्लम जाएगा, ऑर्गन अफेक्ट होता है उससे। हमने हमेशा पॉजिटिविटी अंदर डालनी चाहिए। Yes. एक और चीज मैं समझती हूँ यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूंगी कि अगर सफेद बाल आ रहे हैं दैट मीन्स एज हो रहा है, तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारा एजिंग हो रहा है। एक्सेप्टिंग इज बेस्ट वे टू लुक ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है डॉक्टर शिल्पा, मेलाज्मा के लिए क्या करें? मेलाज्मा है तो उस पर यूज क्या करें? तो क्या कुछ ऊपर से लगाना है या सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी है? सी मेलाज्मा जो है वो ओवर पिगमेंटेशन होता है मेलानिन का, स्किन में ओवर पिगमेंटेशन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि बाहर से कुछ अप्लाई करने के बाद मेलाज्मा चला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, स्किन के 3-4 जो लेयर्स है, उसमें सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे अंदर की लेयर जो होती है, वहां से अफेक्ट होना चालू होता है तो मेलाज्मा आता है। तो बाहर से कोई भी एप्लीकेशन जो है इसको ठीक नहीं कर सकता है। हाँ, आप बाहर से उस चीज को छुपाने के लिए कुछ अप्लाई कर सकते हैं। इवन द नींबू जो आता है आपका, क्योंकि ये मेलानिन जो ट्रीटमेंट होता है, जो दूसरे ट्रीटमेंट करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करते हैं इस पे, या तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एप्लीकेशन करते हैं, तो ये सारा जो चीज है उससे अच्छा हम सिट्रिक एसिड जो अपना नींबू में होता है, वो पानी में डाल के क्यों नहीं लगा सकते, या आप अप्लाई कर सकते हैं जो नेचुरल है। सेकेंड थिंग, लेजर, डोंट गो फॉर लेजर। मैं कभी बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने इंटर्नशिप में ये ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ लोगों का। मैं उसके साइड इफेक्ट, आप खुद आप लोग पेरेंट होके अपने बच्चों को बोलते हैं कि वाइब्रेशन, मोबाइल के वाइब्रेशन से दूर रहो, आप खुद लेजर के वाइब्रेशन के पास जाते हो, ये नहीं करना चाहिए। आपका अंदर का स्किन जल जाता है लेजर की वजह से। कभी भी हेयर ग्रोथ के लिए, मेलाज्मा के लिए, कोई भी पिंपल्स के लिए मैं लेजर ट्रीटमेंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ अपने पेशेंट्स को। वो इनसाइड ही ठीक होता है, होम्योपैथी से बहुत अच्छे से ठीक होता है। मैंने इतने सारे टेस्टिमोनियल दिए आपको, लेकिन मेरा आज फेस आपको नहीं दिख पाया। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। मुझे खुद फेस पे दाग है जो मेलाज्मा के है। 2017 7 नवंबर जो मेरा बर्थडे था, उसमें वो मेरे को आए हैं। उस दिन मुझे वो दाग दिखे, और आज भी वो 1% बढ़े नहीं है, उल्टा कम हो रहे। सो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ मेलाज्मा का, कि जिसमें मैंने उसको बढ़ने नहीं दिया फर्स्ट थिंग, और उसको कम किया है अपने ट्रीटमेंट से। सो अगेन आई एम विथ वेरी कॉन्फिडेंटली, मैं कभी भी ऐसा फील नहीं करती। मेरे पेशेंट बोलते हैं मैम ये मेरे चेहरे पे मेलाज्मा है, लेकिन आपको भी तो है। तो आई नेवर यूज्ड टू थिंक, मैंने बोला है तो है, उसमें क्या है, किसी को भी आ सकता है। सो दिस इज द थिंग। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं और मैं यहाँ पर नाम लेकर बताना चाहूंगी कि स्नेहल जी, मीना जी, सुमित जी, नूतन जी, खुशी जी, आप लोग जो भी यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये इनके बारे में अभी डॉक्टर शिल्पा ने बताया है और फिर से एक बार वो इनको एक साथ में आंसर करेगी। तो डॉक्टर शिल्पा, इसमें क्वेश्चंस हैं फेशियल हेयर को रोकने के लिए या कम करने के लिए ट्रीटमेंट है क्या? और
आजकल बच्चों के बाल सफेद बहुत जल्दी हो रहे हैं, उसके लिए क्या करें? और वॉट्स के लिए क्या करें? अगर मस्से आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो फेशियल हेयर्स व्हाट्स एंड क्या बोले मैम आपने? हाँ, वही फेशियल हेयर फ्रेकल्स, ठीक है। फेशियल हेयर, वॉट इस फेशियल हेयर के लिए सबसे पहला मैं ये बोलना चाहती हूँ, फेशियल हेयर के लिए आप लेजर ट्रीटमेंट डेफिनेटली नॉट मत कराइए। हमारे पास बहुत अच्छा मेडिसिन है, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहती हूँ आपके सामने। अगर किसी को फेशियल हेयर है तो ओलियम जैकुरीज एक क्यू में आता है, हमारे यहाँ मदर टिंचर में आता है। ओलियम जैकुरीज क्यू बहुत ही कम पोटेंसी है, ये हमारी होम्योपैथी, कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं हो सकता। सो आप ओलियम जैकुरीज आप 5 ड्रॉप्स बच्चों को दे सकते हैं पानी में मिला के। सो उससे फेशियल हेयर कम होते हैं, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कम होते हैं। लेकिन फिर से मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जाएंगे लेकिन आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उसके लिए लेना पड़ेगा। अगेन वी आर गोइंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको फेशियल हेयर क्यों आए हैं, क्योंकि एंड्रोजन का डिस्टर्बेंस उसमें होता है। एंड्रोजन एक हार्मोन होता है जो फेशियल हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हमको ठीक करना पड़ता है। तो आपको वो ट्रीटमेंट से ही होगा और वो जाएंगे। सेकेंड थिंग वार्ड्स तो मैं अभी प्रेजेंट नहीं कर पाई। एक मेल है मेरे पास जिनके विद इन 15 डेज कम से कम 8 to 9 वार्ड्स झड़ गए। 8 डेज में उनके सारे के सारे वार्ड्स झड़ गए। और दूसरा केस एक बताऊंगी, जिनके आई लैशेज पे 2 वार्ड्स थे, दोनों आई लैशेज पे एक गया, एक रह गया है, बाकी वो कुछ दिन में जाएगा। उनको 1.5-2 महीने लग गए और कुछ को सालों लग जाते। सो दिस इज द थिंग, अभी मैं यहाँ पे वार्ड्स की प्रेजेंट नहीं कर पाई केसेस। लेकिन वार्ड्स के लिए तो होम्योपैथी बहुत ही अच्छा है, यानी सर्जन भी बताते हैं अरे भाई तुमको वार्ड्स है ना, अभी कॉटरी वॉटरी नहीं कराओ, आप होम्योपैथिक ले लो। सो होम्योपैथी तो वार्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड थर्ड थिंग आई थिंक ग्रेइंग ऑफ हेयर्स इन बच्चों में, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स राइट। सो सबसे पहला मैं एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को बच्चा रहने दीजिए, उनको बड़ा मत बनाइए। सबसे पहला ये एडवाइस है, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, जो मैच्योरिटी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उनको जो एज है उसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट करो, उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो। क्योंकि उनका वही ग्रेन का कॉज है, वो कॉजेशन सबसे पहले हमको हटाना है। आप उसको अच्छे से डायग्नोज कर सकते हो, आपके बच्चों को आप जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हो ना, आप उसको अच्छे से घर में बैठ के डायग्नोज कर सकते हो कि ये बच्चा इतना समझदार इतने जल्दी क्यों बन गया। उसी उसको ये ग्रेइंग ऑफ हेयर्स उसी की वजह से आए हैं। और होम्योपैथी में मेडिसिन है, ऐसे कई पेशेंट्स हैं मेरे पास ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के, जिसमें मैं अच्छे रिजल्ट दे रही हूँ। और उसमें से एक मेडिसिन बताना चाहूंगी, फॉस्फोरिक एसिड है, जिससे मैंने पूरे ग्रे हेयर्स एक बंदे के थे उसको ठीक किया है। यानी पूरे तो व्हाइट नहीं, ब्लैक नहीं हो पाए, लेकिन मैक्सिमम 70% उसको आराम है। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। डार्क सर्कल्स हैं या मतलब जो यहाँ पर एक ऑडियंस में से किन्होंने पूछा है कि उन्हें थायराइड है और आंखों के आसपास काला है और गर्दन पर भी काला है, तो कोई क्रीम, होम्योपैथिक क्रीम यूज करनी है उन्हें या कैसे हाँ, अब जाएगा वो? हाँ, अगर थायराइड है तो ठीक है, एप्लीकेशन आप कर सकते हो, बिकॉज वो भी एक है कि अंदर से बुरा लगता है उसका। तो जैसे मैंने बर्बारिस एक्वा बताया, बर्बारिस एक्वा इज वेरी गुड फॉर दैट। बर्बारिस एक्वा क्यू में लेना है आपको, और पानी में डाल के आपको लगाना है वहां पे जहां जहां पे ब्लैक है। ये भी अंदर के सोच से आता है, जो ओवर थिंकिंग होता है ना, ओवर थिंकिंग, जो बच्चे अपने आप सिक्रेटिव रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, अपनी चीजें बाहर निकालने में बिल्कुल नहीं जमता जिनको, उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सताती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप उस पर भी ध्यान दें। और उनको ये बर्बरिस एक्वा करके जो क्यू आता है, क्यू मदर टिंचर आता है, वो आप पानी में डाल के, पानी में जरूर डालना है क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं लगाना है। पानी में डाल के जहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक नेक है या तो ब्लैक पैचेस जहाँ पे आए वहां पे आप लगाइए। अ, एक एक क्वेश्चन, अमृता जी, आपका क्वेश्चन आप फिर से बताएंगी क्या? मुझे कहीं ऊपर चला गया है काफी। इफ यू कैन राइट इट अगेन।
डॉक्टर सीमा जी पूछ रही हैं कि व्हाइट हेयर के लिए कौन सा हर्बल डाई या कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है क्या? एक्चुअली अभी होम्योपैथिक डाई आना चालू हो गया है सनी कंपनी का। आप फार्मेसी में देख लीजिए, होम्योपैथी मेडिसिन उसमें रहते हैं। एंड वो डाई है सनी कंपनी। आप सनी कंपनी और डाई ये ध्यान में रखिए और उनको मांगिए, आपको मिल जाएगा। वो होम्योपैथिक डाई है, आप अप्लाई करके देख सकते हो उसको। ओके। स्किन को इवन टोन करने के लिए कोई होम्योपैथिक मेडिसिन बताइए। किसके लिए? स्किन में जो टोन है वो एक जैसा नहीं है, कलर डार्क लाइट है चेहरे पर, तो हाँ, कोई हाँ। मेडिसिन जो वो लें इसके लिए? आप सेपिया 6 ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास एक अभी पेशेंट है जिसका पूरा बॉडी का 2 टोन है। एक में मेलानिन कम है और एक में ज़्यादा है, उसका हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी बहुत है। तो ये जो है ये कहीं न कहीं आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के साथ रिलेटेड है, तो आपने अंदर से भी मेडिसिन लेनी चाहिए। और सेपिया 6 आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, सेपिया 6। ओके, सेपिया 6 मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर डॉक्टर शिल्पा का नंबर भी लिख रही हूँ, अगर आप लोग नोट डाउन कर लें तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, बट व्हाट्सएप ही करिएगा और आप अपॉइंटमेंट लेकर प्रॉपर कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं फॉर योर ट्रीटमेंट। यहाँ पर पूछा गया, अमृता जी पूछ रही है कि ऑयली स्किन बहुत है उनकी, तो कौन सा क्रीम या फेस वॉश यूज करना चाहिए उन्हें? जब वो बाहर जाती है तो उन्होंने कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए? वंस अगेन मैं तो यही बोलूँगी, फेस वॉश आप जहाँ पे लेमन वाला जिसमें हो ना, वो आप फेस वॉश, और जिसमें सबसे कम केमिकल हो, पीछे जाके आप जिस भी चीज़ में इंग्रेडिएंट देखेंगे, जिसमें भारा-भर इंग्रेडिएंट नहीं है, वो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं जो हर्बल है। सारा हर्बल चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। एज़ अ डॉक्टर मैं आपको कभी या एडवाइस नहीं दूँगी, आप लॉरियल में जाओ, डव में जाओ या ये ऐसे चीज़ों में जाओ। इस ब्रांड के नाम नहीं बताऊँगी, बट आप देख लीजिए इंग्रेडिएंट जिसमें सल्फेट ना हो, अमोनिया ना हो, केमिकल्स ज़्यादा ना हो, तो वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट ऑलिव एलोवेरा जो है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में अगर एलोवेरा का पेड़ है, तो उसका जो जूस है, वो सबसे अच्छा है आपके लिए। वो आप अप्लाई कीजिए। और इसका जूस, पोटैटो का जूस। डार्क लिप्स के लिए क्या कर सकते हैं? यस, डार्क लिप्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप घर में रोज का पेड़ लगा दीजिए, गुलाब का पेड़ लगाइए। उसके जो पेटल्स है उसको क्रश करके, एक तो उसका आप वो गुलकंद जैसा बनाते हैं, शक्कर नहीं डालनी है उसमें, गुलकंद जैसा बना के रखिए और उसको पेटल्स को आप अच्छे से मसलिए लिप्स को। वो एक चीज आता है। और डार्क लिप्स इज अगेन समवॉट अंदर का जो टॉक्सिन फॉर्मेशन, जिसका एसिडिक नेचर होता है बहुत ज्यादा, उसको डार्क लिप्स पाए जाते हैं। तो आपने अपना सिस्टम करेक्शन तो करना चाहिए, आपने मेडिसिन लेना चाहिए उसके लिए। ओलियम जैकोरेस ये सभी उम्र में चलता है क्या? सविता जी हाँ, पूछ। हाँ। कोई लेकिन ओल्ड एज में, अगर एज 40 के बाद की है और बाद में हेयर्स है, तो उसका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिफोर 40 हम ओलियम जाकोरिस से काफी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। 40 और 35 के पहले, जहाँ हार्मोन सेट हो जाते हैं, उसके पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके। लिप्स के आसपास में बहुत बाल है, उसके लिए क्या करें? किसके नेक के आसपास? नहीं, लिप्स के आसपास। हाँ, लिप्स के आसपास अगर बाल है, तो ये सबसे पहले ओलियम जकोरिस जो बोला गया है वो आप यूज कर सकते हो। क्यों में? सेकेंड थिंग, आपको मसूर की दाल है ना, मसूर की दाल आपको सबसे अच्छा ये है उसके लिए। मसूर की दाल दूध में भिगो के आप उसका क्रश, यानी उसको लगा के थोड़ा सा ऐसे स्क्रब कीजिए, सबसे अच्छा है। लेकिन आप एक दिन में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगेन 7 डेज में नहीं, आपको महीनों महीने लगानी पड़ेगी। वो 100% कुछ महीनों बाद कम हो जाएंगे, इसका गारंटी 100%। लेकिन आपको 1 साल तो देना पड़ेगा उसको। कॉस्मेटिक्स के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, किसी को कुछ हेयर डाई के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, या स्किन वो चेहरे पर जो कुछ भी कॉस्मेटिक्स और लगाते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं इसके लिए कुछ होम्योपैथी से कर सकते हैं क्या?
हाँ, जो भी साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं मैंने पहले ही बताया कि जैसे मैं इसका ये क्वेश्चन जो है ये मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी कि जब मेरा बर्थडे था दैट टाइम आई यूज सम मेकअप ऑन दैट डे एंड उसी दिन मुझे मेलाज्मा आ गया। सो मेरा स्किन जो है पहले से, आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट कॉस्मेटिक्स डायरेक्टली, लेकिन मेरा स्किन पहले से किसी कारण वो सेंसिटिव था उस टाइम पे, एंड वो जो केमिकल मेरे स्किन में गया उसके वजह से वो ब्लैक पैचेस आना चालू हो गया। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि मेलाज्मा हो गया, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने काफी कुछ उसको ठीक कर लिया है। तो डेफिनेटली होम्योपैथी इज वर्किंग। यहाँ पर किसी ने पूछा है ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं? हाँ हाँ, डॉक्टर शिल्पा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं, अगर बाहर गांव भी है तो इट इज पॉसिबल। एक क्वेश्चन है कि उनकी बेटी को धूप में जाने के बाद रेड स्पॉट्स आते हैं और बहुत खुजली होती है, तो क्या ट्रीटमेंट कैसे, मतलब उसका क्या करना चाहिए? सो दैट इज समवॉट एलर्जिक है। आप उनका स्किन बहुत सेंसिटिव है, सम टाइप ऑफ एलर्जी, जैसे सन एलर्जीज है उनको, तो उनका उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपको। अगेन मैंने जैसे आपको बताया स्किन इज द ऑर्गन, आउटर ऑर्गन, तो वो अगेन माइंड से कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है ही, और थोड़ा सा एलर्जीज जो है वो उसका कम करना पड़ेगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के कारण। कॉजेशन ऐसे ही एकदम से नहीं बता पाएंगे। सुनीता जी, यू कैन गो फॉर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट आप करवाइए। सविता जी पूछ रही है कि ओलियम जैकोरिस ये कैसे यूज करना है? आप 5 बूंद, वो लिक्विड में आता है, 5 बूंद आप आधे गिलास पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हो। सुबह 5 बूंद आधे गिलास पानी में, शाम में 5 बूंद आधे गिलास पानी में। ओके। देखिए लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टॉनिक जैसा है, अगर आप बोलोगे सिर्फ और इसी पे डिपेंड रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स उसकी लेनी पड़ेगी। ओके। हाँ, क्या कहा है, बात के हैंड में हेयर ज्यादा है तो क्या करे? अच्छा, हाथों पर अगर ज्यादा बाल है तो ओके। जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स है वो अभी शिल्पा जी ने बताया है कि सारी ट्रीटमेंट्स इज पॉसिबल फॉर विथ होम्योपैथी। वैरिकोज वेन्स का भी नहीं बता पाएंगे आपको। फेस के अलावा कोई भी और क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल बेझिझक अपना एक मैसेज बनाकर, अपना नाम देकर आप शिल्पा जी को मैसेज कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट अ गाइडेंस फ्रॉम हर। और यहाँ पर मैं नंबर बता देती हूँ डॉक्टर शिल्पा का, जो आप जरूर से अपने पास में सेव कर लीजिए, डॉक्टर शिल्पा घवे जी, एंड यू कैन कंसल्ट हर, टेक हर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 8805161420। देखिए, जब अनुभव और अभी जब आप पहचानते हो तो यू कैन टेक ट्रीटमेंट, बहुत आसानी से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो नो इश्यूज। आई थिंक दैट मेक्स अप फॉर टुडे सेशन। क्वेश्चंस और भी मिला जुला के और भी क्वेश्चंस मतलब है, पर आंसर्स लगभग शिल्पा जी ने दे दिए हैं, सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये आज समझ में आया है। डॉक्टर शिल्पा जी ने जैसे बताया है कि जो भी चेहरे पर दिख रहा है वो कोई ना कोई अंदर की बात का ही हमें सामने दिखाई पड़ रहा है, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो ट्रीटिंग फेस इज गुड, पैम्परिंग करना अच्छा लगता है, कभी फेस पैक लगा लिया, कभी कुछ कर लिया, पर आपने जो भी बीमार उसके समस्या के जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। जैसे घर में भी कोई दिक्कत होती है तो ऊपरा ऊपरी हम बात करेंगे तो ठीक नहीं है, वी हैव टू गो टू द रूट्स। जब अच्छा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो हमें जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि समय बहुत लगता है या समय नहीं है, तो आज नहीं तो कल, हमें आज छोटी समस्या के लिए और कल बड़ी समस्या के लिए आपको समय लगाना पड़ेगा। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जितना जल्दी आप होम्योपैथी, आयुर्वेद
जो भी आपने देखा, जहां आपका मन करता है ऑल्टरनेटिव इन सब तो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें, यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन ट्राई इट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। आपको बिना कोई कॉस्मेटिक्स पे डिपेंड करते हुए यू कैन डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सभी लोगों को फिर से धन्यवाद। डॉक्टर शिल्पा जी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने अपने लिए समय निकाला और इतना डिटेल में बताया है विथ ऑल पिक्चर्स। हमको ज्यादा और अच्छे से समझ में आया है सब कुछ। डॉक्टर शिल्पा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जैसे आउट ऑफ स्टेशन भी कंसल्टेशंस रहते हैं, हैदराबाद, वनी, चंद्रपुर, आलापल्ली, वर्धा, तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर भी डॉक्टर शिल्पा के कंसल्टेशंस होते हैं। तो एंड शी टेक्स ऑनलाइन कंसल्टेशंस आल्सो सिंस लॉकडाउन, ये सब ऑप्शंस भी ओपन है। तो थैंक यू सो मच। कल हम वेट करेंगे, सेशन होगा डाइट के ऊपर में, हमारे साथ होगी मेघना जी कुमरे। शी इज ऑल्सो अ थरो डाइटिशियन, बहुत ही डिटेल में एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट आपको डाइट का बताएगी। तो आप लोग जरूर से जुड़िए और लोगों को जोड़िए और थोड़ा पेशेंस रखिए। जब कोई नई चीज आपके सामने आ रही है तो आप सिर्फ होम रेमेडीज पर डिपेंड नहीं रह सकते। दैट इज व्हाट आज के सेशन से हम यही समझ रहे हैं कि जितना हमें ऊपरी तह पर दिख रहा है वो सिर्फ एक ऊपर का टोक है, जो उसका मैक्सिमम पार्ट है वो अंदर में है। उसको ठीक करेंगे तो अपने आप ऊपर की सतह भी आपकी ठीक हो जाएगी। So keep patience, go for the root treatment पर ही आपने बिलीव करना चाहिए। और लोगों को भी कहिए कि पेशेंस सिर्फ होम रेमेडीज से, सिर्फ एक्सटर्नल केयर से नहीं होगा, इंटरनल केयर भी आपको जरूर से लेनी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। थैंक्स अ लॉट। एट 3 o'clock we'll be there. थैंक यू। बड़ी अच्छी स्माइल्स मिली है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सविता जी, थैंक यू। और भारती जी, सरला जी, दर्शनदीप जी, वाओ। और मुझे इतना अच्छा लगा है कि आप लोग ने इतने ध्यान से सुना है एंड विद द होप, विद एक फेथ के साथ में कि नहीं, आपकी भी जो स्किन है वो किसी 30 साल वाली से कम नहीं है, किसी 20 साल वाली से कम नहीं है, और हो सकती है बेहतर, बेहतर और बेहतर, है ना। तो हर एक नए दिन बेहतर। तुम मनस्वी, मैं मनस्वी, हमने कभी भी अपनी आशा छोड़नी नहीं है। यू कैन लुक मोर एंड मोर एंड मोर ब्यूटीफुल इवन आफ्टर मेनोपॉज। तो ये विश्वास रखिए, अपनों के लिए तो आपको करना ही होगा, है ना। तो फॉर विद दैट वी एंड टुडे सेशन। थैंक यू so much.